ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। यही समय है जब माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाएं कि विविधता में सौंदर्य और विविधता में ही शक्ति है। ये किसने कहा है? माया एंजेलो ने ये बात कही है। कृत्रिम मेधा से बदलती खेलों की दुनिया। आजकल आप देख रहे हैं कि एआई की खूब चर्चाएं हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहा हूँ। इसके दुरुपयोग भी हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उपयोग जब तक हो रहा है तभी तक अच्छे है। जब दुरुपयोग होने लग जाता है ना, तो चिंताएं बढ़ने लगती हैं। या आप देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए संस्कृति, कला और साहित्य जैसे तमाम क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है। यहाँ तक कि खेल और खिलाड़ी की दुनिया भी बदलने लगी है। यह बदलाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प है। कैसा बदलाव आ रहा है, इसे जानना और समझना चाहिए। खेलों के बारे में आम धारणा बदल रही है। यह महज मनोरंजन या शौक नहीं, बल्कि दुनिया के देशों की खेल रणनीति भी है। कृत्रिम मेधा यानी कि एआई के विस्तार के बाद बहुत कम समय में खेलों की दुनिया में बदलाव देखा जा रहा है। एआई की उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे तमाम क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता की संभावनाएं भी दिख रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से खेलों में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है, और कुछ लोगों का मानना है कि एआई से प्रतियोगी खेलों में फायदे के साथ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे खेलों में तमाम तरह की सुविधाएं और पारदर्शिता बढ़ती है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में खेल की दुनिया में बड़ा बदलाव होने की संभावना है, और इस पर भारत सहित दुनिया के तमाम देश प्रयोग कर रहे हैं। 2 दशक पहले खिलाड़ी केवल अपनी बुद्धि और अनुभव और अभ्यास पर निर्भर रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी खेल हैं जिसमें एआई का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद पाया गया। इनमें शतरंज, क्रिकेट, टेबल टेनिस और हॉकी प्रमुख हैं। इनमें एआई के इस्तेमाल को इन खेलों की रणनीति और निर्णय क्षमता के रूप में अपनाया जा रहा है, और इसके बेहतर परिणाम देखे जा रहे हैं। खिलाड़ियों को रणनीति तैयार करने, विश्लेषण करने, प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के खेलने की शैली को बेहतर तरीके से समझने, गलतियों से सीखने और अपनी क्षमता को बढ़ाने में एआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है। खिलाड़ियों की सेहत बनाए रखने के लिए एआई का बेहतर इस्तेमाल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दुरुस्त रखने में मददगार साबित हो सकता है, और ऐसे खिलाड़ियों को बीमारियों से बचाने में भी मदद ली जाने लगी है। एआई का खेलों में सबसे अधिक उपयोग खिलाड़ियों के त्वरित निर्णय डेटा आधारित विश्लेषण में किया जा रहा है, और इससे विश्लेषण में पारदर्शिता और विश्वसनीयता आई है। शतरंज के खेल में प्रतिद्वंदी की चालों का अनुमान लगाने, खिलाड़ियों को नई रणनीतियां सुझाने में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी तरह वीडियो गेम में एआई खेल के तौर तरीके तैयार करती है, या गलतियों की पहचान करती है और अभ्यास के लिए मार्गदर्शन देती है। और इस नए साधन की मदद से खिलाड़ी तेजी से सुधार करते हैं, और ऐसे खिलाड़ियों की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जैसे जैसे एआई का उपयोग बढ़ रहा है, खिलाड़ी इसके जरिए अपनी सफलता पर अधिक आश्वस्त होने लगे हैं। खिलाड़ी एआई के जरिए अपने प्रदर्शन का बेहतर विश्लेषण बहुत कम समय में कर सकता है, और इसमें कैमरे और सेंसर के माध्यम से खिलाड़ियों की गतिविधियों और गति के वास्तविक समय का विश्लेषण करना आसान हो जाता है, और इसी तरह खिलाड़ियों की जरूरतों के मुताबिक अनुकूलित प्रशिक्षण और आहार योजनाएं तैयार करने में भी एआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। और यह आप देखेंगे बीमारी को जल्दी समझने और स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। कृत्रिम मेधा शारीरिक डेटा की निगरानी कर खिलाड़ियों में थकान या चोट के जोखिम के बारे में पहले से बता सकती है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। यह खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित प्रशिक्षण और अन्य योजनाएं तैयार करने में मदद करती है, खासकर हर तरह का सुधार लाने में मददगार साबित होती है। और रेफरी और आप देखेंगे एम्पायर के लिए सटीक निर्णय लेने में एआई बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है। पिछले मैचों के दृश्य और आंकड़ों का गहन विश्लेषण कर प्रतिद्वंदी की ताकत, कमजोरी का पता इसके जरिए लगाया जाता है। यह नई प्रतिभाओं की खोज में भी बेहद सहायक है, और इससे खेल की दुनिया में तमाम प्रतिभावान बच्चों को अधिक अवसर हासिल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एआई भले ही बुद्धिमत्ता का अब तक का सबसे बेहतर विकल्प मानी जा रही हो, लेकिन मानव के निर्णय लेने की क्षमता और अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। जाहिर तौर पर खिलाड़ी की अपनी असली क्षमता इस बात से तय होती है कि यह एआई को एक साधन के रूप में कैसे उपयोग करता है,
और वह अपने अनुभव का सही उपयोग और स्वतंत्र निर्णय लेने की कितनी क्षमता रखता है। एआई केवल गति नाप सकती है, विश्लेषण कर सकती है, जबकि मानव खेल को भावना और रचनात्मकता देता है। खेल भावना से जुड़ी संवेदनाओं को एआई नहीं समझ सकती और इसलिए कई खामियां भी एआई में बताई जा रही हैं। भारत में खेलो इंडिया के तहत 9 से 18 साल के बच्चों की प्रतिभा पहचानने और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में 6000 से अधिक खिलाड़ियों के बायोमैकेनिकल प्रोफाइलिंग के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर करने के मद्देनजर उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से निखारने, डेटा आधारित दिशा देने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया और इससे खिलाड़ियों में नई ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का संचार होना लाजमी है। खेल प्राधिकरण यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर की मदद से खेल प्रौद्योगिकी के द्वारा अभ्यास और डेटा एनालिटिक्स पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है और यह देश में खेल विज्ञान और तकनीक के समन्वय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यह प्रशिक्षण खासतौर पर खेल विशेषज्ञों, कोच और फिजियो फिटनेस विशेषज्ञों, खेल उद्यमियों के लिए तैयार किया गया है। एआई का इस्तेमाल खेल और खिलाड़ियों के जरिए करने से भारत खेल की दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। पिछले एक दशक में शतरंज, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तेज दौड़, तैराकी और तीरंदाजी सहित तमाम खेलों में एआई के इस्तेमाल के मामले में हम आगे बढ़ गए हैं। आने वाला वक्त खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तर पर कम समय में कामयाबी हासिल करने में एआई की भूमिका कहीं ज्यादा हो सकती है, ऐसा एआई के जानकार भी मानते हैं। हालांकि यह भी मानना है कि कृत्रिम मेधा का अधिक उपयोग खिलाड़ियों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इस पर निर्भरता से खिलाड़ी की स्वयं की निर्णय लेने की क्षमता में धीरे धीरे कमी आने लगती है और जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह बहुत जरूरी होने पर यदि एआई की उपलब्धता नहीं हो पाई तो ऐसे में खिलाड़ी असहज महसूस करता है और जिससे खिलाड़ी की रणनीति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यह एआई में स्वतः स्फूर्ति, भावनाएं, प्रतिस्पर्धा, त्वरित निर्णय की क्षमता नहीं होती है। ऐसे में इसका उपयोग खिलाड़ी के लिए उल्टा परिणाम दे सकता है। इसलिए के लिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करने की जरूरत होगी। यह भी देखना होगा कि यह समाधान के बजाय समस्या न बन जाए। एआई के जरिए सकारात्मक परिणामों के लिए नए नए प्रयोग और शोध हो रहे हैं। इससे खेल की दुनिया में भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील, जापान, रूस, कोरिया और फ्रांस जैसे देशों की कतार में आ सकता है। और आप लोग देख रहे हैं ना कि खेल के क्षेत्र में एआई की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर बात हो रही है और इसकी चिंताएं भी बताई जा रही हैं, जो समस्याएं उभर के आ सकती हैं। तो यही तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, यही तो निबंध में लिखना है। इसीलिए कहता हूँ ये आर्टिकल पढ़ा करिएगा आप लोग। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या व्यू है, जरूर बताया करिएगा। भूलने का फलसफा। अक्सर हम कोई जरूरी काम करना भूल जाते हैं, मौके पर कोई जरूरी बात कहना भूल जाते हैं। अगर उस भूलने से कोई नुकसान नहीं हुआ तो आमतौर पर हम बेफिक्र आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कुछ भूल जाने की वजह से हमें परेशान होना पड़ता है, कोई नुकसान हो जाता है, तब हमें भूलने पर अफसोस होता है। कई बार यह अफसोस अपराध बोध जैसा ही भी महसूस होने लगता है। हम खुद की मलानत करते हैं। नौबत आने पर कभी सफाई देकर अपनी गलती को हल्का करने की भी कोशिश करते हैं, फिर दंड भुगत कर दोबारा ऐसी गलती ना करने की सीख गांठ बांध लेते हैं। मगर क्या हर बार भूलना अपराध करने के बराबर ही गिलानीपूर्ण है? क्या हर बार भूल जाने की सजा मिलनी चाहिए? शायद नहीं। भूलना हमारे जीवन की एक जरूरी क्रिया है। सिर्फ जीवन ही नहीं, इस प्रकृति की भी। मसलन जिस बसंत को लेकर सभी उस आह्लादित होते हैं, उसमें पेड़ अपने पुराने जीर्ण पीले पत्तों को गिरा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नई पत्तियां उनका स्थान ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद नए पत्तों से सजे पेड़ अपने पुराने बिछड़े पत्तों के शोक में डूबे रहते हैं। क्या यह सच है कि वे उन्हें विसार कर नए स्वागत सत्कार में तल्लीनता से लीन हो चुके होते हैं? और इसी तरह सभ्यताएं अपने ऊपर जबरन थोपे गए युद्ध विनाश को भूलकर आगे बढ़ती गई हैं। हालांकि युद्ध के दंश से पार पाना एक चुनौती होती है, लेकिन मनुष्यता समय समय पर अपने साथ हुई ज्यादतियों को विसार कर एक बेहतर दुनिया बनाने के प्रयास में लगी हुई है। मतलब जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए हमें भूलने पर ही निर्भर होना पड़ता है। कई बार भूल जाना याद रखने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। जितनी जल्दी हम अपने साथ हुए हादसे, डर, अपमान, परेशानी को भूल जाते हैं, उतनी जल्दी ही एक नई शुरुआत के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम कल्पना करके देख सकते हैं कि अगर मनुष्य अपनी हर पीड़ा को उसी तरह ढोता रहा जैसे वह आज ही घटित हुई हो, तो उसका जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ने, कुछ करने की तो बात ही छोड़ दी जाए। हमारा जीवन नदी की धारा की तरह प्रवाहमान है। जीवन के संघर्ष, हादसे, सुख दुख दर्द उन धाराओं के मार्ग के नुकीले पत्थर हैं। इन्हें पार कर बहते जाना ही नदी का स्वभाव है और इसी स्वभाव के कारण वह अपने वेग में वह बह पाती। इसलिए आप देखेंगे
कि भूल जाना किसी मनुष्य की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति है। बाधाओं को पार करने की शक्ति, अपने प्रभाव को बनाए रखने की शक्ति, और सबसे बड़ी बात यह है कि नए सपनों को देखने की शक्ति इंसान को पुराने कटु अनुभवों को भूलकर ही मिलती है। जब किसी का अतीत उसके मन मुताबिक ना घटा हो तो उसकी स्मृतियां बोझ सरीखी लगती हैं। वे जब तब स्मृति में आकर अंतर्मन को लहूलुहान कर देती हैं। इन रिसर्च घाव पर विस्मृति का मरहम लगाकर हम अतीत के बोझ से मुक्त होते हैं, वर्तमान की घटनाओं को कटु होने से बचा लेते हैं, यानी वर्तमान के सुख को जीते हैं और सुखद स्मृतियों को जीवन के पृष्ठ में दर्ज करते हैं। भूलने के बारे मनोवैज्ञानिकों के अलग सिद्धांत रहे हैं। उन्हीं में से एक ट्रेस डीके सिद्धांत कहता है कि भूलना स्मरण शक्ति के अपने आप खत्म होने या बेओझिल पड़ने की वजह से होता है। यह सिद्धांत कम अवधि की स्मृति के सीमित समय पर केंद्रित है और इसमें हमारी याददाश्त सिर्फ कुछ पलों के लिए किसी घटना पर केंद्रित होती है। अगर इस घटना को फिर से स्मरण के कोष में दोहराया ना जाए तो वह घटना स्मृति से हमेशा के लिए मिट जाती है। जैसे चलती ट्रेन में बैठकर देखे गए अधिकांश दृश्य हम आगे बढ़ते ही भूल जाते हैं। भूलने की लघु अवधि स्मरण सिद्धांत के अनुसार जब यह लघु अवधि स्मृति पूर्ण होती है तो नई जानकारी पुरानी जानकारी को विस्थापित कर देती है या बाहर धकेल देती है, उसका स्थान घेर लेती है। ऐसे में लघु अवधि स्मरण में विस्थापित स्मृतियां या घटनाएं मिट जाती हैं। भूलने के इंटरफेस सिद्धांत के अनुसार नई स्मृतियां पुरानी स्मृतियों से टकराकर उन्हें कमजोर कर देती हैं, धीरे धीरे वे मिट जाती हैं। और इसीलिए तो आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग रिवीजन करते रहा करिएगा, प्रैक्टिस करते रहा करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? वैज्ञानिक सिद्धांत तो भूलने की व्याख्या करते ही है। हमारे अनुभव भी यही कहते हैं कि सहज स्वाभाविक तरीके से कुछ भूलना बीमारी नहीं है, उल्टी यह हमारे मस्तिष्क को रोग मुक्त और संतुलित रखने में सहायक है। भूलने पर किए गए अनेक शोध बताते हैं कि भूलना सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है। जब हम किसी चीज को सीखने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम मस्तिष्क में चल रही तमाम जलूल बातें और त्रुटियों को भूल जाते हैं। एक तरह से भूलना दिमाग को छानकर फिर से ताजा करने की प्रक्रिया है। यह डिलीट करने यानी मिटाने के बटन का काम करता है। पुराने या बेकार की यादों को हटाता है, मस्तिष्क में नई चीजों के लिए जगह बनाता है। तो इस भाग दौड़ से भरी जिंदगी में अगली बार अगर हम कुछ भूल जाएं तो खुद को कोसने के बजाय माफ कर देना चाहिए। कई बार आप लोग कहते रहते हैं भैया हम इतना पढ़ते हैं और सब भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है। कई लोग तो कहावतें बना के बैठे हुए हैं कि इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह सफा। मैं कहता हूँ कि बार बार पढ़ते रहिए। 10 तरह की किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, यही आपको फायदा पहुंचाएगा। समझ रहे आप? ये आप देखेंगे टिप्पणियां हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। संकट के सामने किसी भी युद्ध में भले ही 2 देश या पक्ष शामिल हो, लेकिन संभव है कि उसके नतीजों का दायरा इतना बड़ा हो कि अन्य देश कई देशों के लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है। मसलन ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद न केवल पश्चिम एशिया बल्कि समूची दुनिया में कई स्तर पर मुश्किलें बढ़ती देखी जा सकती हैं। यह छिपा नहीं कि ऊर्जा या तेल और गैस के लिए बहुत सारे देश अपने जरूरतों के ज्यादातर हिस्से के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर हैं। मगर इस युद्ध की शुरुआत के बाद अब धीरे धीरे स्थितियां बिगड़नी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि भारत सहित कई देश साफ तौर पर किसी भी मसले का हल युद्ध के बजाय कूटनीति के जरिए निकालने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन जंग में शामिल देश कई बार इस सबसे जरूरी तकाजे को समझने में देर कर देते हैं। 2 तरफा व्यापक हमलों और उसमें जानमाल के भारी नुकसान के बीच ईरान ने जब से हॉर्मुज जलमार्ग को बाधित किया है, तब से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की आपूर्ति भी सीमित या बहुत कम हो गई है। यह ऐसी मुश्किल है जिससे सभी लोग प्रभावित होंगे। समस्या है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचा तो आम लोगों के सामने बहुस्तरीय संकट खड़े होंगे और सरकार के सामने चुनौतियां गहराएंगी। आने वाले दिनों में युद्ध के स्वरूप के बिगड़ने और इसका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां हैं। जाहिर है कि अब वो जो हालात हैं उसमें इनका सामना करना ही विकल्प है। ऐसे में सरकार को जहां रोजमर्रा की अनिवार्य जरूरतों की आपूर्ति को संतोषजनक स्तर पर बनाए रखने के लिए हर उपाय करना होगा, वहीं विपरीत स्थितियों में भी भरोसे को बनाए रखना होगा। शायद इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कोविड महामारी के दौरान भी आपूर्ति श्रृंखला का संकट पैदा हुआ था और देश ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया था। गौरतलब है कि हॉर्मुज जलमार्ग से हजारों जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ने की वजह से भारत में भी तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में व्यापक पैमाने पर बाधा पहुंची है और देश को कच्चे तेल एवं गैस की खरीद के लिए रूस और अन्य देशों के विकल्प की ओर देखना पड़ा है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, ये रूस है, यूक्रेन है,
ये आप देखिए अरब सागर है, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये ईरान देखने को मिल जाएगा। फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है। ईरान की देखिए पड़ोसियों को देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अजरबैजान है, अर्मीनिया है, तुर्की है, इराक है। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप देखिए इतना तय है कि विनाशक हथियारों के हमले से होने वाले नुकसान के समानांतर ही दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस स्तर पर ऊर्जा से लेकर खाद्यान्न संकट तक की स्थितियां खड़ी हो रही हैं, उसके असर दीर्घकालिक होंगे। युद्ध की शुरुआत के जो भी कारण बताए जाते हों, मगर उसका समाधान आखिरी तौर पर कूटनीतिक पहलकदमी, संवाद और समझौते के जरिए ही संभव होता है। मगर कई बार संवाद के जरिए समाधान तक पहुंचने में जितना वक्त लगाया जाता है, उसमें ना जाने कितने ऐसे निर्दोष लोगों की जान चली जाती है जिसका युद्ध से कोई वास्ता नहीं होता है, कितने संसाधनों का नाश हो चुका होता है। और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग में भी बातचीत की तथा कूटनीति का रास्ता अख्तियार करने पर जोर दिया। भारत के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती देश में तेल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को सामान बनाने की है, ताकि महंगाई नियंत्रण में रहे, आम लोगों का जीवन बाधित न हो। किसी भी विपरीत हालात में आम लोगों की उम्मीद सरकार उसके रूप पर टिकी होती है। अब देखिए लापरवाही की हद। ये वन प्राणियों के संरक्षण के लिए देश भर में चिड़ियाघर और अभ्यारण्य बनाए गए, मगर संरक्षित स्थलों पर भी सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त का अभाव कुछ वन्य जीवों की जान पर भारी पड़ रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक पशु बचाव केंद्र में आवारा कुत्तों के हमले में 15 हिरणों की मौत की घटना ने वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हैरत की बात है कि हिरणों को शिकार से बचाने के लिए जिस सुरक्षित स्थल पर रखा गया, वहां आवारा कुत्तों ने ही सेंध लगाकर हमला कर दिया और कहा जा रहा है कि कुत्तों का झुंड बाड़े को तोड़कर अंदर घुस गया। और इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी। दूसरे और इस घटना से संबंधित पशु बचाव केंद्र में तैनात कर्मियों की लापरवाही को भी उजागर किया है। सवाल है कि आवारा कुत्ते बाड़े को तोड़कर एक के बाद एक हिरण पर हमला करते रहे, तो वहां निगरानी का जिम्मा संभाले वन कर्मियों को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई। यह बात छिपी नहीं है कि विभिन्न राज्यों में कई जगह चिड़ियाघर और वन्यजीव संरक्षण केंद्र तो स्थापित कर दिए गए, लेकिन वहां ना तो पर्याप्त कर्मियों की तैनाती की गई और न ही पुख्ता सुरक्षा उपाय किए गए। बाड़ों के बाहर निगरानी के लिए सीसीटीवी, अन्य तकनीकी प्रबंधों का भी अभाव देखा गया। जंगली जानवरों के बाड़े से बाहर निकलकर खुले जंगल में गायब हो जाने की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि बाड़ों की सुरक्षा की नियमित निगरानी नहीं हो पाती है। छत्तीसगढ़ की घटना भी इस व्यवस्थागत खामी और लापरवाही की वजह से हुई है। वन विभाग से संबंधित डिप्टी रेंजर और 3 वन रक्षकों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन क्या यह कार्रवाई काफी है? अक्सर यह देखा जाता है कि इस तरह की लापरवाही में निचले कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, यानी कि लेपापोती एक तरह से कर दी जाती है। और ऐसे मामले में जब तक उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाती, तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और विष्णुदेव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।